हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। आपकी सेकंड बुक का गाइस थर्ड चैप्टर ये आप चैप्टर नंबर देख सकते हैं। थर्ड है गाइस भारत की विदेश नीति, यानी कि भारतीय विदेश नीति के बारे में गाइस हम बात करेंगे। इंग्लिश में इसे बोला जाता है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में गाइस हम बात करेंगे। सेकंड बुक का गाइस चैप्टर नंबर थर्ड है ये। पहले 4 हुआ करता था, लेकिन एक तरह के जो प्रभुत्व वाला दौर आपका जो चैप्टर है वो यूनिट 5 में मर्ज होने की वजह से इसे चैप्टर नंबर थर्ड बना दिया गया है। तो इस चैप्टर का गाइस बता दूं पार्ट 1 है। कहां से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे, कहां से एंडिंग करेंगे, सबसे पहले हम वो समझेंगे। ठीक है, हालांकि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम भारत की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। यद्यपि मैं आपको सारी डिटेल में चीजें बताऊंगा, लेकिन कहां से हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आप वो देख लीजिए, और कौन कौन से इसमें न्यू टॉपिक ऐड हुआ और कौन सा डिलीट हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस हम विदेश नीति को ही समझेंगे। व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, क्या होती है विदेश नीति, वो हम देखेंगे। ठीक है, और भारतीय विदेश नीति के गाइस मुख्य सिद्धांत क्या है या मुख्य तत्व क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें, ये हम देखेंगे। और भारत का गाइस परमाणु कार्यक्रम क्या था, यानी कि भारत ने कब जो था अपनी परमाणु मिसाइलों का जो था परीक्षण करा था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, अभी बता रहा हूँ आपको। परमाणु कार्यक्रम पे गाइस 4 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बाद में हम देखेंगे भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। जैसे कि गाइस आपकी प्रीवियस बुक में जो था भारत चाइना के संबंध और भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बता रखा है, जिसमें ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। तो आपको भारत पाकिस्तान के संबंधों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर भारत चाइना के जो संबंध है प्रीवियस बुक में वो तो एज इट इज ही पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, भारत चीन के संबंध आपको एज इट इज पढ़ने हैं। न्यू क्या ऐड हुए हैं, भारत अमेरिका के संबंध आपको इस चैप्टर में अलग से पढ़ने हैं, ऐड हुए हैं। भारत रूस के संबंध पढ़ने हैं और भारत इजराइल के संबंध आपको पढ़ने हैं। तो 3 देशों के साथ जो संबंध है वो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं। इसके अलावा गाइस इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, परमाणु कार्यक्रम है, इसमें विदेश नीति है, भारत के तत्व। तो एक एक करके गाइस हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। आई बिलीव आप इसको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस अब हम अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस हम यही समझेंगे इसके अंदर कि विदेश नीति किसे कहते हैं, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से भारतीय विदेश नीति का निर्माण हुआ था और भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या है। तो गाइस विदेश नीति को समझाने से पहले ना मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप ही के ऊपर। मान के चलिए आपके 3 दोस्त हैं। ठीक है, तो तीनों दोस्त गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों दोस्तों के साथ संबंध आपके एक जैसे होंगे, फ्रेंडशिप एक जैसी होगी। तीनों दोस्तों के साथ गाइस आपके संबंध अलग अलग तरीके के होंगे। एक दोस्त ऐसा होगा जिसके साथ आपकी बहुत गहरी दोस्ती होगी, सच्चा फ्रेंड होगा। दूसरा दोस्त ऐसा होगा जिसके साथ घुलना मिलना अच्छा है लेकिन ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है। तीसरा दोस्त ऐसा है जिससे केवल हालचाल पूछते हैं, आप हाय हेलो करते हैं। राइट, तो अपने अंदर आपने एक मेंटालिटी बना रखी है कि तीनों देशों के साथ आप किस तरीके के संबंध बनाएंगे, किस तरीके के व्यवहार करेंगे। तो इसी तरीके से गाइस जैसे हम अपने दोस्तों के साथ ट्रीट करते हैं ना, अपनी मेंटालिटी को चेंज करके किस तरीके के साथ हमें इस दोस्त के साथ इस तरीके के संबंध बनाने हैं, तो उसी तरीके से देश भी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अन्य देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या करते हैं गाइस, अपने आंतरिक और बाह्य कारणों को देखते हुए संबंध बनाते हैं कि चाइना के साथ हमारे इस तरीके के रिलेशन रहेंगे, अमेरिका के साथ हमारे इस तरीके के रिलेशन रहेंगे, रूस के साथ बहुत अच्छे रहेंगे। तो जब एक देश दूसरे देश के साथ गाइस विभिन्न चीज़ों के लिए संबंध बनाता है, तो वो संबंध बनाने की जो नीति होती है ना, उसी को गाइस हम कहते हैं विदेश नीति। दैट इज अ फॉरेन पॉलिसी। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि कोई देश अपने दूसरे देशों के साथ संबंध किस तरीके से बनाता है, उसको विदेश नीति बोलते हैं। अगर हम इसको लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे ये देखिए आप। तो एक देश की गाइस दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंध, यहाँ पे गाइस आपको लिखना है संबंध बनाने की नीति ही उसकी विदेश नीति कहलाती है। यानी कि कोई देश मान के चलिए भारत जो है रूस के साथ कितनी मात्रा में हथियार खरीदेगा, कितने मात्रा में नहीं खरीदेगा, चाइना के साथ हम कौन कौन सी कंपनियों को अनुमति देंगे जो भारत में आके व्यापार करेगी, कितनी मात्रा में हम चाइना के साथ आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन करेंगे, व्यापार करेंगे। तो हर देश की दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने की जो नीति होती है वो अलग अलग होती है। किसी देश के दूसरे देशों के साथ क्या होते हैं, आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं। किसी देश के दूसरे देशों के साथ आर्थिक क्षेत्र में संबंध अच्छे ना होने की वजह से आर्थिक क्षेत्र में संबंध अच्छे नहीं बल्कि क्या होते हैं, वो सैनिक क्षेत्र में अच्छे हो जाते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए कि एक देश की दूसरे देश के साथ संबंध बनाने की जो नीति होती है वो सैनिक क्षेत्र में भी हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हो सकती है। ये जो संबंध बनाने की नीति होती है ना, इसी को गाइस हम बोलते हैं विदेश नीति बोलते हैं। ठीक है,
और विदेश नीति को गैस आंतरिक और बाह्य कारण दोनों ही प्रभावित करते हैं, मतलब कि किसी देश की आंतरिक परिस्थिति और बाह्य देश में क्या चल रहा है विश्व फलक पर, इन दोनों ही कंडीशन को, इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए क्या होता है, एक देश की विदेश नीति बनाई जाती है। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि विदेश नीति क्या है, यहाँ से आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत की विदेश नीति कब बनी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में बात करने वाले भारतीय विदेश नीति के बारे में। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है भारत जो था ब्रिटेन का गुलाम था, हमें आज़ादी कब मिली थी, 1947 में मिली थी। तो सिंपल सी बात है, आज़ादी के जस्ट मिलने के बाद ही क्या था, हमारी विदेश नीति बनने का निर्माण कार्यक्रम जो था वो शुरू हो गया था। तो अब हमें यही बात देखनी है कि इस टाइम पीरियड में हमारे देश में कैसी आंतरिक और बाह्य परिस्थितियां थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि विदेश नीति बनाने में आंतरिक कारण मतलब एक देश की कंडीशन और बाह्य फलक पर क्या चल रहा है विश्व पटल पर, दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। तो भारत में आंतरिक रूप से क्या परिस्थितियां चल रही थी और विश्व पटल पर क्या हो रहा था, जिसको देखते हुए हमने अपनी विदेश नीति बनाई थी, और उस विदेश नीति के बारे में हम बात करेंगे, क्या मुख्य सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम आंतरिक परिस्थिति को देखेंगे, आंतरिक कारण कह लीजिए, ठीक है। तो भारत जो था इस आज़ादी के जस्ट बाद ही जो था भारत का विभाजन हो चुका था। आपको पता है कि हमें आज़ादी तो मिली थी, ये हमें खुशी मिली थी, कितने लंबे संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन एक दुख ये भी मिला था हमें उसी साथ कि भारत का जो था विभाजन हो गया था, ठीक है, जिससे पाकिस्तान बना था। और भारत को अपने क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित करना था, क्योंकि आपको पता है भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो चुनौती ये थी भारत के सामने उस टाइम पीरियड में कि हमें जल्द से जल्द अपने देश में लोकतंत्र कायम करना है। थर्ड ये था कि तीव्र गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, क्योंकि आपको पता है आज़ादी के जस्ट बाद जो था भारत की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार थी, भारत आज की कंडीशन में नहीं था, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। तो ये कुछ आंतरिक परिस्थितियां थी भारत की, जिसको देखते हुए उसकी विदेश नीति बनाई गई। ये बाह्य कारण क्या है ये देख लेते हैं। तो बाह्य परिस्थितियां क्या थी कि आज़ादी के जस्ट 50 जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो चुकी थी। आपको पता था 1939 में क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र मिलकर क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और 1945 तक आते आते क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर गाइस खत्म हुआ था तो क्या हो गया था, हमारा शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर जो था हमारा शुरू हो गया था, जिसमें क्या था गाइस, दो जो शक्तियां थी, महाशक्तियां, उनके मध्य क्या था, लड़ाई चलने लगी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, आपको पता ही होगा। लेकिन भारत ने क्या करा था गाइस, दोनों ही गुटों में शामिल नहीं हुआ, बल्कि दोनों से क्या करा, अलग रहने की रणनीति बनाई। उसने क्या करा, गुटनिरपेक्ष नीति को बढ़ावा दिया। क्यों दिया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि इसने संघर्ष के बाद जो उसने आज़ादी प्राप्त करी है, जो उसने प्रभुसत्ता को, संप्रभुता को हासिल किया, उसको कोई भी ठेस पहुंचे, ठीक है। तो बाह्य कंडीशन में शीत युद्ध शुरू हो चुका था, भारत उन दोनों से अलग रहकर अपना विकास करना चाहता था, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार का बहुत से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद छोड़ गई थी जिन्हें रिजोल्व करना था। बहुत सारे ऐसी लड़ाइयाँ, तनाव जो थे ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश इंडिया के जो बहुत सारे देशों के साथ थे, वो भारत को रिजोल्व करने थे। तो ये कुछ आंतरिक और बाह्य कारण थे जिन परिस्थितियों को देखते हुए भारत की विदेश नीति का निर्माण किया गया। तो यहाँ से आपको समझाने का केवल यही मेन मतलब है कि आप समझ जाओ कि कभी भी किसी देश की विदेश नीति बनाई जाती है तो उसकी आंतरिक परिस्थितियों और बाह्य परिस्थितियों दोनों को देखते हुए क्या होता है, उसकी विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। विदेश नीति मतलब उस देश के दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे। अब बात कर लेते हैं भारत की विदेश नीति किसके नेतृत्व में बनाई गई। तो भारत की जो प्रथम विदेश नीति थी गाइस, वो नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आपको पता है कि ये जो था हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री होने के साथ साथ जो था गाइस ये भारत के विदेश मंत्री भी थे, और इन्हीं के नेतृत्व में जो था गाइस भारत की विदेश नीति बनाई गई थी। उनकी विदेश नीति के गाइस मुख्य तत्व थे जिनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी विदेश नीति के मुख्य 3 तत्व थे। इन्होंने बोला था कि भारत जो इन 3 मुद्दों पर हमेशा अटल रहेगा, 3 नीतियों पर, कि संघर्ष से प्राप्त अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखना, यानी कि संघर्ष, यानी कि हमने जो आज़ादी के प्राप्त करने के लिए हमने जो लंबी लड़ाई लड़ी है, कितने आंदोलन चलाए हैं, उस आज़ादी को हम ना खोएं, अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखें, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव रहेगा हमेशा। और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी कि भारत जो है कभी भी नहीं टूटेगा, हमेशा जो है भारत अखंड भारत रहेगा। ये किसका मानना था, हमारे नेहरू जी का मानना था, ठीक है। और तीव्र गति से गाइस आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत जो था आज़ादी के जस्ट बाद आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, ऑलरेडी आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में वो पड़ चुके हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस भारत की
नेहरू की विदेश नीति के मुख्य 3 तत्व थे। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है भाई, 2 नंबर में 3 मार्क्स के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये आता है कि नेहरू की विदेश नीति के मुख्य 3 तत्व क्या थे। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पहला था प्रभुसत्ता को बचाए रखना, दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा था तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी विदेश नीति और किस तरीके से भारत की विदेश नीति का निर्माण हुआ, ये हम देख चुके हैं। अब हम देख लेते हैं गाइस कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या थे, तो चलो हम उसको देख लेते हैं। यहाँ से गाइस अब हम शुरू कर लेते हैं भारतीय विदेश नीति के गाइस मुख्य सिद्धांत, ये हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ने से पहले गाइस आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्व। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, अभी आपकी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो जैसे गाइस भारत आजाद हुआ तो भारत ने हमेशा 2 नीतियों पर अटल रहने की बात की। ठीक है, वो उसकी विदेश नीति के मुख्य तत्व बन गए। तो वो देख लीजिए, भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना, ये हमारा क्या रहेगा, प्रयास रहेगा। मतलब संप्रभुता का मतलब है किसी देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो अधिकार होता है, उसमें कोई भी देश इंटरफेयर नहीं करेगा। हर देश जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगा, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और विश्व शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये क्या है, भारत का ऐसा मानना है। भारत की हमेशा नीति प्रयास यही रहेगा कि हम विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते रहे, और भारत ने हमेशा ऐसा करने के लिए जो है प्रयास भी करे हैं। ठीक है, तो 51 अनुच्छेद क्या है ये आप समझिए यहाँ पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में गाइस, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किसका वर्णन है गाइस, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसमें गाइस कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं कि अगर उनको हम फॉलो करते हैं तो हम विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है गाइस भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व। और इससे गाइस अगर हम किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं तो उसके बारे में गाइस हमें बताया गया अनुच्छेद 51 के अंदर। तो क्या बताया गया वो देखिए आप, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये क्या रहेगा, भारत का राज्य का कर्तव्य रहेगा। यद्यपि ये राज्य के कर्तव्य होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा क्या है गाइस, कि देशों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। यानी कि गाइस का मतलब क्या है कि हम हमेशा दूसरे देशों के साथ क्या करेंगे, न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। थर्ड क्या है गाइस, कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रयास करना। यानी कि अगर कोई भी विवाद होता है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, तो हम ऐसा नहीं है कि एक देश हमें मार रहा तो हम भी उसको मारेंगे, बल्कि हम मध्यस्थता के द्वारा क्या करेंगे, उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इससे लड़ाई झगड़े से क्या होता है, काफी ज्यादा तबाही होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्व क्या है, तो दोनों आप लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि राज्य के उन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। 3 नंबर में भी 2 नंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि राज्य के उन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन करें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, तो आपको लिखना है कि अनुच्छेद 51 में इस प्रकार के जो है नियम बताए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो आप तीनों लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यह है गाइस भारतीय विदेश नीति के मुख्य तत्व। अब बात कर लेते हैं भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलो अब ये देख लेते हैं। तो गाइस पहला है कि गुट निरपेक्षता। भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व क्या है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या होता है गाइस, वो होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। आपको पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब चलाया गया था, जैसे शीत युद्ध शुरू हुआ था, जहां पर पूरा विश्व जो था 2 गुटों में बढ़ता जा रहा था, एक पूर्वी गुट एक पश्चिमी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व करता कौन था, अमेरिका था। पूर्वी गुट का नेतृत्व करता कौन था, सोवियत संघ था, राइट। तो ऐसे में भारत ने सोचा था कि हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, भारत को जितने लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है वो कहीं ना कहीं छीन सकती है, उस पर ठेस पहुंच सकती है, हमारी संप्रभुता को हाश मिल सकता है। इस वजह से भारत ने क्या करा, नव स्वतंत्र गुटों को मिलाकर अपना एक आंदोलन चलाने का प्रयास करा, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेम नॉन अलायंस मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं। ये क्या है, भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व है और भारत आज भी इस नीति पर अटल रहा है। ठीक है, दूसरा है गाइस साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का मतलब आपको पता ही है कि एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। और भारत भी ऑलरेडी क्या है गाइस, ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। तो इसी वजह से गाइस भारतीय विदेश नीति का मुख्य तत्व बन चुका है, सिद्धांत बन चुका है कि हम जो है हमेशा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे क्या है गाइस,
एक देश आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर रूपों से क्या होता है, देश की बर्बादी होती है, ठीक है। और एक देश दूसरे देश को जब गुलाम बनाता है तो उससे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। और भारत का मानना है कि इससे क्या होता है, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से ये विश्व शांति का तो शत्रु है, इससे शांति खत्म हो जाती है विश्व में, साथ ही साथ ये युद्ध को जन्म देता है। मतलब एक देश दूसरे देश को जब गुलाम बनाता है तो सिंपल सी बात क्या है, वो देश उससे आज़ाद होने के लिए क्या करता है, लड़ाई करता है। इससे क्या होता है, युद्ध पनपता है। तो भारत का ये मानना है कि हमें जो है हमेशा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो अब थर्ड है गाइस आपका पंचशील समझौता। पंचशील समझौता क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, 29 अप्रैल 1954 में गाइस क्या हुआ था, नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाइन, कौन, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाइन के मध्य गाइस क्या हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में एक मीटिंग हुई थी, जिनमें क्या हुआ था गाइस, दोनों ही देशों के नेताओं ने क्या करा था कि 5 सिद्धांत बताए थे कि हम हमेशा इस 5 सिद्धांतों का पालन करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे संबंध मधुर होंगे। तो जिन 5 सिद्धांतों पे इन दोनों की क्या हुई थी गाइस, सहमति हुई थी, इनको लेकर मीटिंग हुई थी, उसी को सामूहिक रूप से गाइस हम क्या बोलते हैं, पंचशील समझौता बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके मध्य हुआ था, भारत और चाइना के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। इसमें 5 सिद्धांत क्या बताए गए थे, पहला ये था कि एक दूसरे के प्रति हम क्या है, कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। समानता और परस्पर जो है व्यवहारपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। यद्यपि यहाँ पे आपको 5 नहीं लिखने हैं, जस्ट आपको लिखना है, क्वेश्चन आता भी है विदेश नीति के सिद्धांत वाला, तो आपको लिखना है कि पंचशील समझौता भी जो है भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत है, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो थी 29 अप्रैल 1954 को नेहरू और चाउ एन-लाइन के मध्य मीटिंग होने के पश्चात हुई थी, ठीक है, जिससे दोनों ही देशों के संबंध मधुर होने लगे थे। चौथा है गाइस मानवाधिकारों का सम्मान करना। ये भी गाइस क्या है, मानवाधिकारों का सम्मान करना भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। और भारत हमेशा जो है गाइस मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है विश्व के अंदर। और जहाँ पर भी क्या होता है कि मानवाधिकार को लेकर उल्लंघन होते हैं तो भारत क्या करता है गाइस, हमेशा यूएनओ में गाइस क्या करता है, उसके विरुद्ध आवाज भी उठाता है। तो भारत ने क्या करा गाइस, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आवाजें भी उठाई हैं। 5वां है गाइस विश्व शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारतीय विदेश नीति का गाइस मुख्य सिद्धांत ये भी है कि विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए गाइस क्या करता है, भारत हमेशा बातचीत से लड़ाई झगड़े को सुलझाने का प्रयास करता है, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो विश्व में शांति और सुरक्षा नहीं बनी रहेगी। तो ये भी गाइस क्या है, भारतीय विदेश नीति का एक मुख्य सिद्धांत है। छठा है गाइस आपका देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। भारत का हमेशा से ये मानना है गाइस कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। अच्छे संबंध से क्या होगा, अपने तो विकास होगा ही होगा, दूसरे देशों का भी विकास होगा, और साथ ही साथ विश्व में क्या है, एक मधुर संबंध बनेंगे, जिससे गाइस क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये है गाइस आपके भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। आई बिलीव यहाँ से आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक्सप्लेन करके मैंने आपको डिटेल में बता दी है। क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ी थोड़ी व्याख्या करके उसकी आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप विदेश नीति बताइएगा, फिर विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत बताइएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये है गाइस भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। आई बिलीव समझ गए होंगे यहाँ से आप, ठीक है। विदेश नीति समझ लिया, भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत समझ लिया। थर्ड टॉपिक पे हम बात करेंगे भारत का परमाणु कार्यक्रम क्या था। 4 मार्क्स के लिए गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक देखना आप, जब तक वो नहीं समझ में आता है। तो चलो हम उसे शुरू कर लेते हैं। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने भारत का परमाणु कार्यक्रम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, 4 मार्क्स को लेकर पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत बार पूछा जाता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये परमाणु परीक्षण कार्यक्रम क्या है, सबसे पहले आप वो समझो, यानी कि भारत के पास जो परमाणु मिसाइलें हैं, ठीक है, परमाणु हथियार हैं, ये भारत ने जो था कब बनाने शुरू करे, पहले जो था भारत का इन परमाणु हथियारों के निर्माण के प्रति क्या रुख था, डिटेल में आपको बताऊंगा। चलो एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत प्रारंभ में आणविक अस्त्रों यानी कि परमाणु ऊर्जाओं के, ठीक है, हथियारों के निर्माण के खिलाफ था, क्योंकि भारत का मानना था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु हथियार बनाएंगे तो इससे क्या होगा, अगर कल को युद्ध होता है, कोई देश क्या है दूसरे देश पर परमाणु हथियार का यूज़ करता है, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही हो सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कहीं ना कहीं ठेस पहुँच सकती है। और ऑलरेडी भारत जो था हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु मिसाइलें गिराई गई थी अमेरिका द्वारा, तो उससे परिचित था ऑलरेडी। तो भारत नहीं चाहता था कि परमाणु हथियारों का हमें जो है निर्माण करना चाहिए, ठीक है। लेकिन औद्योगिकरण हेतु विज्ञान एवं तकनीक में
हमें विकास करना आवश्यक था। आपको पता है जैसे भारत आज़ाद हुआ, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, ठीक है, सैनिक रूप से, सभी रूपों से पिछड़ा हुआ था। अब भारत को अपना डेवलपमेंट तो करना था, तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ, भारत को अपनी इस नीति को जो था छोड़ना पड़ा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अपने विकास को देखते हुए भारत ने क्या करा, परमाणु हथियार तो बनाए, बल्कि जो था भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाए थे, ठीक है, ना कि किसी के प्रति यूज करने के लिए। और इस प्रकार जो था भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के अंतिम वर्षों में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये आपको नाम याद रखना है एक मार्क्स के अंदर, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो भारत का परमाणु परीक्षण कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में 1940 के अंतिम वर्षों में शुरू हुआ था। एक मार्क्स में यही पूछा जा सकता है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। अब 1973 में गाइस क्या हुआ था कि अरब इजराइल युद्ध हो चुका था। अब इस युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा था ये आप देखिए। अरब इजराइल युद्ध का मतलब है अरब और इजराइल देशों का गाइस क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था। युद्ध होने से गाइस तेल की कीमतें बढ़ गई थी। आपको पता है कि भारत जो अरब देशों से ही ज्यादा मात्रा में तेल मंगाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो तेल की कीमतें बढ़ गई थी क्योंकि क्या हुआ था, अरब देशों ने क्या करा था कि संगठन बनाकर तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी थी। और भारत आर्थिक रूप से इतना पावरफुल नहीं था कि इतनी बढ़ती कीमतों के साथ भी भारत तेल को मंगा सके, ठीक है। तेल में वृद्धि हुई, ठीक है, और विदेशी मुद्रा पर भी प्रभाव पड़ा। तो ऐसे में भारत को एहसास हुआ कि हमें अपनी आर्थिक कंडीशन को सुधारना है और तेल के निर्यात को कम करना है, साथ ही साथ हमें विदेशी मुद्रा के प्रभाव से बचना है। तो हमें क्या करना होगा, परमाणु शक्ति का जो है विकास करना ही पड़ेगा। इसी वजह से गाइस क्या होता है कि 1976 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण गुजरात के पोखरण में किया। कहां पर किया, एक नंबर में यह भी आ सकता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, 1974 में किया, गुजरात के पोखरण में किया था। और साथ ही यह घोषणा कर दी कि भारत इसका प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही करेगा। ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा जब भी युद्ध होगा तो दूसरे देश पर इसका यूज करेगा, जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर करा, बल्कि अगर एक देश हमें धमकी देता है तो हम भी जहां परमाणु हथियार बनाकर उस युद्ध को रोकने का प्रयास कर सकते हैं ताकि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। शांति के लिए जो था भारत ने बोला कि हमने इसका जो है निर्माण किया है। लेकिन क्या हुआ गाइस कि 1967 में जो था गाइस, 1967 में क्या हुआ कि परमाणु अप्रसार संधि जो थी उसकी शुरुआत कर दी गई। परमाणु अप्रसार संधि आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी शीत युद्ध के दौर में, जिसे एनपीटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। परमाणु अप्रसार संधि शुरुआत कर दी गई और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीबीटी संधि की बहुत बार फुल फॉर्म पूछता है तो आपको याद रखना है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी इसको बोला जाता है, सीटीबीटी, ठीक है। तो ये 1967 में जो था इसकी शुरुआत कर दी गई। संधि क्या कहती थी, परमाणु अप्रसार संधि। इसका मानना यह था संधि के अनुसार कि 1 जनवरी 1967 से पहले 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ठीक है, ये 5 देश जो पहले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं। इन देशों के अलावा 1 जनवरी 1967 के बाद अगर कोई भी परमाणु परीक्षण करता है तो वो नहीं माना जाएगा। अब कोई भी जो देश है 1 जनवरी 1967 के बाद परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। केवल ये देश जो परमाणु परीक्षण कर चुके हैं अब इन्हीं के पास परमाणु हथियार रहेंगे, मतलब और कोई देश जो परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि इन 5 राष्ट्रों के परमाणु एकाधिकार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती थी और भारत का मानना था ये भेदभावपूर्ण संधि। अगर ऐसा होगा कि विश्व में इन्हीं के पास परमाणु हथियार हो तो इससे क्या हो सकता है कि ये दूसरे देशों पर धमकी देकर परमाणु हथियारों की मन मर्जी चला सकते हैं। तो भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना था दोनों को और इसका विरोध करते हुए जो था भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करा था, ठीक है। संधि क्या बताया गया परमाणु अप्रसार संधि में, डिटेल में बता दे कब शुरुआत हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, परमाणु व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। भाई बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछा जाता है, डाउट हो तो एग्जाम में अपने ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा सीटीबीटी, ठीक है। तो क्या हुआ गाइस, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में करा। इसी प्रकार इस संधि का विरोध करते हुए भारत ने दोबारा अपना परमाणु परीक्षण 1998 में करा। अपना भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब करा, 1998 में करा। और यहाँ पर 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए, 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए। तब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि भारत का जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। जैसे हमने देखा प्रथम कहाँ हुआ था, गुजरात के पोखरण में हुआ था, तो दूसरा कहाँ पे हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार और भारत ने जब दूसरा अपना परमाणु परीक्षण करा
तब भी भारत ने ये घोषणा कर दी कि हमने जो है केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इसका निर्माण करा है। इसलिए भारत की परमाणु नीति का आधार शस्त्रों का पहले प्रयोग नहीं रहा है। भारत का मानना है कि हमारी जो नीति है, परमाणु आधार की नीति क्या है, क्या कहती है कि नो फर्स्ट यूज। ठीक है, हमारी जो सदैव नीति यही रहेगी कि नो फर्स्ट यूज, जैसे कि हम जो है कभी भी परमाणु हथियारों का पहले यूज नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि मध्यस्थता द्वारा बात सुलझ जाती है तो सुलझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि समय की परिस्थिति के अनुसार हम इसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले प्रयोग की नीति पर अभी भी भारत अटल रहा है। तो ये है गाइस भारत का परमाणु परीक्षण, यानी कि उसका कार्यक्रम कैसे जो था भारत ने अपना परमाणु परीक्षण करा था, किन परिस्थितियों में करा था, किन किन चीजों का उसको विरोध का सामना करना पड़ा था। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख देना। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई बिलीव यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा परमाणु परीक्षण कहाँ से भाई एक मार्क्स में यहाँ क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। होमी जहांगीर भाभा गुजरात के पोखरण से डेट को लेकर, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि इसकी फुल फॉर्म को लेकर क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। तो आपको याद रखने हैं भाई ये चीजें, क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। जिसको पूरे मार्क्स लाने तो डेफिनेटली वो याद रखेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस, ये तो था हमारा परमाणु कार्यक्रम। अब बात कर लेते हैं, आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है, अफ्रो एशिया एकता। ये क्या है अफ्रो एशिया एकता, ये समझ लीजिए। प्रारंभ से जो था गाइस, भारत जैसे आज़ादी मिली थी, आज़ादी से पहले से जो था भारत जो चाहता था कि एशिया के देशों के साथ और अफ्रीका के देशों के साथ क्या है, भारत अच्छे संबंध बनाए। क्योंकि हर देश चाहता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हो, कल को कोई दिक्कत आती है तो उसको मदद कर सके। तो इसीलिए भारत ने, यानी कि नेहरू ने जो था हमेशा से एशिया देशों के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करा। और मार्च 1947 में गाइस क्या होता है, वो एशिया देशों के साथ संबंध बनाने के लिए एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं आप। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। और इंडोनेशिया गाइस जो डचों का गुलाम था, उसकी आज़ादी के लिए भी भारत ने गाइस क्या करा था, जो कि एशिया का देश है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश पड़ता है इंडोनेशिया, तो उसकी आज़ादी के लिए भी भारत ने प्रयास करा था कि बोला था कि किसी भी देश को जो है किसी दूसरे देशों को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो भारत ने उसकी आज़ादी के लिए भी प्रयास करे थे। और इसी प्रकार 1955 में गाइस क्या होता है कि भारत दोबारा इंडोनेशिया की जब उसको आज़ादी मिल जाती है, इंडोनेशिया के गाइस बांडुंग शहर, एक बांडुंग नाम है इंडोनेशिया का, वहाँ पे अफ्रो एशिया सम्मेलन होता है। ठीक है, और इस सम्मेलन को गाइस बांडुंग सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। तो बांडुंग सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है, 1955 में जब भारत द्वारा जो था एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र जो देश थे उनके साथ मधुर संबंध बनाने के लिए जो सम्मेलन हुआ, उसे किसे बोलते हैं, बांडुंग सम्मेलन के नाम से हम जानते हैं। तो यहीं पे गाइस क्या हुआ था कि एशिया और अफ्रीका देशों के साथ जो नव स्वतंत्र देश थे उनके साथ भारत के मधुर संबंध बन सके, इसी वजह से भारत ने यह सम्मेलन का आयोजन करा था। और इसी बांडुंग सम्मेलन में गाइस आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी, जिसका पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। बुक पढ़ोगे तो आपको सारा डिटेल में मिलेगा, जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। बांडुंग सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, क्या है उसको लेकर पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, वो आपको याद रखना है। फर्स्ट पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम भारत के, रूस के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ और इजराइल के साथ संबंध पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। वीडियो में कहीं भी डाउट होगा तो भाई पूछ सकते हो। जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं भाई A to Z आपको मैंने बता दिए हैं। नहीं डाउट पेपर उठा के देख ले करो भाई। अगर आपको डाउट लगता है आपको खुद यकीन हो जाएगा। जो दोस्त देखते हैं उनको पता होगा कि भाई क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेटली आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो में डाउट होगा पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यार शेयर कर दिया करो ताकि सोर्स स्टडी फैमिली बढ़ सके। यार मैं काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बताऊंगा इस आपको कि मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना यार। ठीक है, वीडियो कैसी लगे कमेंट कर देना, लाइक करो या मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।